नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी तथा सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर सरकारी नौकरी से संबंधित या सरकारी नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके आप एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो साथियों, आज भी मैं 5 सबसे अच्छी सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। मुझे आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि 5 सरकारी नौकरी के बाद आपको इसको तैयारी करने के लिए सामान्य अध्ययन के भी 65 प्रश्न मिलेंगे। आप उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है महिला एवं बाल विकास विभाग बल्लारी, जो कर्नाटक में है, के द्वारा 93 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक। आगे देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या 93 है। वेतनमान नियमानुसार है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग यहाँ वेतन निर्धारित किया गया है। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास 4वीं कक्षा पास, 9वीं कक्षा पास तथा 10वीं कक्षा पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। इतनी कम शैक्षिक योग्यता वाले नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपके पास यह शैक्षिक योग्यता है तो आप निश्चित रूप से इसको भरिए। अगर आप कर्नाटक के रहने वाले हैं तो ज़रूर ही भरिए इसे। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी कर्नाटक से निकली है, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर कर्नाटक के बेल्लारी में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क नियमानुसार है। संभवतः यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं देना है, क्योंकि यह एडवर्टीजमेंट कन्नड़ में निकली हुई है, इसलिए यहाँ पर आवेदन शुल्क का पता नहीं चल पा रहा है। आगे देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। वेबसाइट का पता है इसके लिए https आंगनबाड़ी recruit.kr.nic.in ये वेबसाइट है। वेबसाइट आप देख लीजिए। इसको गूगल या क्रोम में टाइप करके, जस्ट ऐसा ही टाइप करके आप सर्च करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। या और फॉर्म को भी भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन केवल इंटरव्यू पर होगा। कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई लिखित परीक्षा नहीं होने वाला है। यहाँ पर नौकरी पाना काफ़ी आसान है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 22 फरवरी 2022 से। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 23 मार्च 2022 तक। आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए यदि आपके पास शैक्षिक योग्यता है। तो ये रही पहली वैकेंसी। दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है ऑयल इंडिया के द्वारा 28 वार्डन और रासायनिक सहायक के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। इसे महिला और पुरुष कोई भी भर सकते हैं। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। विज्ञापन संख्या है HRAQ/CONT-WP-B/2223। यह विज्ञापन संख्या है। पद का नाम वार्डन और रासायनिक सहायक। कुल पदों की संख्या 23 है। वेतनमान में अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको वेतनमान की शुरुआत 19,500 से होगी। इसके अलावा आपको भत्ते भी मिलेंगे। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास डिप्लोमा BSc रसायन शास्त्र में और गृह विज्ञान में होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, विज्ञापन के अनुसार है। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर असम राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। आप इसके वेबसाइट पर जाकर
इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा तथा अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इन पद के लिए भरिए अगर आपके पास यह शैक्षिक योग्यता है। वेबसाइट का पता है https://www.oil-india.com। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इस एड्रेस को आप गूगल या क्रोम में सर्च कीजिए तो पूरा इसके बारे में विस्तार से मिल जाएगा। आप वहां पर ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, MCQ क्वेश्चन आते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ इस नियुक्ति से संबंधित। अंतिम तिथि रहेगी आवेदन करने की इस फॉर्म को 15 मार्च 2022। आगे देख लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है बिहार में हेड मास्टर प्रधानाध्यापक के नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 में हुआ है यह। आगे देख लेते हैं। पद का नाम हेड मास्टर अर्थात प्रधानाध्यापक। आगे देख लेते हैं। परीक्षा संचालित करने वाली संस्था रहेगी बिहार लोक सेवा आयोग, BPSC अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। उसके बाद ही आपकी यहाँ पर नियुक्ति होगी। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। कुल पदों की संख्या है 6421। बम्पर पद निकला हुआ है जिसमें महिलाओं के लिए 2179 पद आरक्षित है। शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक पद की नियुक्ति के लिए आवेदक को देश के माने भारतवर्ष के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर PG किया होना चाहिए। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EBC अर्थात एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, BC अर्थात बैकवर्ड कास्ट, दिव्यांगजन, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक में 5% की छूट मिलेगी। अर्थात उसके पास अगर 45% भी अंक हैं तो ये इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd, BAEd, BSCEd पास होना चाहिए। अर्थात साइंस या आर्ट्स में आपको BEd किया होना चाहिए। सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्ष 2012 या उसके बाद की नियुक्त शिक्षकों को इन पदों के आवेदन करने के लिए TT भी पास होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आवेदक को प्रधानाध्यापक बनने के लिए राज्य सरकार के स्कूल में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के अधीन माध्यमिक शिक्षा पद पर 10 वर्ष की सेवा, जबकि CBSE, ICSE और BSEB से अस्थायी संबंध प्राप्त स्कूल में माध्यमिक शिक्षा पद पर न्यूनतम 12 साल लगातार सेवा जरूरी है। आगे देख लेते हैं। राज्य सरकार के स्कूल में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा देने वाले तथा अस्थायी संबद्धता प्राप्त स्कूल में उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा जरूरी है। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की अधिकतम आयु 47 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान नियमानुसार मिलेगा। जो आपको हेडमास्टर का वेतन मिलता है BEd पर वह मिलेगा आपको। यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य कोटि के आवेदक के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 750 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांगजन आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया देना होगा। आगे देख लेते हैं। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी बिहार से निकली हुई है तो अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर बिहार राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। आप BPSC के वेबसाइट पर जाकर इसे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। BPSC का पता है www.bpsc.bis.in या आप गूगल में डायरेक्ट
बीपीएससी वैकेंसी सर्च कर सकते हैं। बीपीएससी सर्च करेंगे तो अभी गूगल या क्रोम में आप सर्च कर सकते हैं, चाहे या इस पता को गूगल में या क्रोम में टाइप करके भी आप इसको सर्च करके विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपसे आग्रह करता हूं कि आप निश्चित रूप से इस विज्ञापन को उसके वेबसाइट से ज़रूर देख लीजिए। अपने को संतुष्ट होने पर ही इस पद के लिए आवेदन करिए। जिसके पास यह शैक्षिक योग्यता है और इतने साल का अनुभव है वही इसको भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं चयन कैसे होगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। परीक्षा का पैटर्न रहेगा, देख लेते हैं। परीक्षा का पैटर्न, इस लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ विकल्पीय टाइप के होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसे ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। इसमें सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न पूछेंगे। जनरल स्टडीज के रहेंगे, इसमें जीके रहेगा, विज्ञान रह सकता है, विज्ञान रहेगा, भूगोल रहेगा, इतिहास रहेगा, खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, समसामयिकी से प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, बाल मनोविज्ञान से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बीएड कोर्स से 50 अंकों की विभागीय परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। ओएमआर सीट का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑब्जेक्टिव टाइप कलर करने वाला रहेगा पेन या पेंसिल से। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 25% अंक काट लिया जाएगा, अर्थात 1/4 अंक आपको डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी। इस परीक्षा के बाद कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों से संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमान्यता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। चयन के बाद पद स्थापना मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित प्रमंडल में विभाग द्वारा किया जाएगा। यह नोटिस है। आगे देख लेते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी इसके लिए 28 मार्च 2022। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए यदि आपके पास यह शैक्षिक योग्यता है और इतने साल का अनुभव है, अगर आप शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो। चलिए चौथी वैकेंसी भी निकली हुई है बिहार से ही, देख लेते हैं इसे भी। बिहार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा 8वीं और 10वीं पास के लिए नई भर्ती का आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 में हुआ है, इसे देख लेते हैं। संस्था का नाम है बिहार समाज कल्याण विभाग के राज्य बाल संरक्षण समिति के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, सोशल वर्कर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, नर्स, डॉक्टर, आया, चौकीदार। इन पदों के लिए इस संस्थान से वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या थोड़ी कम है, 10 है। वेतनमान देख लेते हैं। मैनेजर कोऑर्डिनेटर के लिए शुरुआत हो जाएगी वेतन 17,500 से, जबकि सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर यहाँ पर एजुकेटर होगा के लिए 14,000 से शुरुआत हो जाएगी वेतन। नर्स के लिए 9,000, डॉक्टर के लिए 7,500 यह शुरुआती वेतन है। आया के लिए 6,000 रुपया, जबकि चौकीदार के लिए 6,000 भी वेतनमान शुरू में दिया जाएगा। उसके बाद वेतनमान बढ़ जाएगा। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है। आया के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। मैनेजर कोऑर्डिनेटर के लिए न्यूनतम आयु 45 मैनेजर को के लिए अधिकतम आयु यहाँ पर होगा 45 वर्ष, जबकि चौकीदार के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए। सोशल वर्कर कम अर्लीहुड चाइल्डहुड एजुकेटर के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। आया के लिए साक्षर चाहिए, नर्स के लिए इंटरमीडिएट और डिप्लोमा इन नर्सिंग में होना चाहिए तथा 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चौकीदार के लिए साक्षर होना चाहिए।
डॉक्टर के लिए एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। सोशल वर्कर कम चाइल्ड एजुकेटर के लिए सोशल वर्क, साइकोलॉजी तथा अन्य किसी सोशल साइंस शाखा में स्नातक की डिग्री तथा 1 साल का अनुभव होना चाहिए। मैनेजर कोऑर्डिनेटर के लिए सोशल वर्क, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, विधि या किसी अन्य सोशल साइंस में स्नातक की डिग्री तथा चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसिल चाइल्ड डेवलपमेंट में डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए तथा 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। कार्य करने का स्थान बिहार राज्य में आपको कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा अगर आपकी पोस्टिंग इन पदों पर होती है। आगे देख लेते हैं नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आधिकारिक विज्ञापन निकला हुआ है 26 फरवरी 2022 को तथा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 13 मार्च 2022। आगे देख लेते हैं 5वीं वैकेंसी के बारे में। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, अर्थात इसको जीपीएसएस भी बोलते हैं। इसके द्वारा 355 अतिरिक्त सहायक अभियंता सिविल के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 में हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 13/2021-22। पद का नाम है अतिरिक्त सहायक अभियंता सिविल। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 355 है। वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान की शुरुआत 38,090 रुपये से होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलाउंस भी मिलेंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता में देख सकते हैं डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसे महिला और पुरुष दोनों ही भर सकते हैं। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 34 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी गुजरात से निकली हुई है, अतः अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का शुभ अवसर गुजरात राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में आपको केवल मात्र 100 रुपये देना होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने का माध्यम ऑनलाइन आवेदन करना है। आप इसके वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता है https://gpssb.gujarat.gov.in। इसको आप गूगल या क्रोम में टाइप करके सर्च कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी तथा फॉर्म भी ओपन हो जाएगा। चयन की प्रक्रिया, चयन केवल इंटरव्यू पर होगा, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है। यहाँ पर इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि रहेगी 4 मार्च 2022, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 20 मार्च 2022। ऑनलाइन चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 22 मार्च 2022। तो साथियों, ये रहा 5 महत्वपूर्ण नौकरियां। इस वीडियो के अगले चरण में आप सामान्य धन के 65 प्रश्न देखेंगे। चलिए साथियों, सामान्य धन का भी प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो इसका सही उत्तर है चौथी बौद्ध संगति में। प्रश्न संख्या 2, दच्चीग्राम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है या अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। 13वें वित्त अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है वित्त आयोग के 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय केलकर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है प्रेरीज कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, मनुष्य के गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या कितनी होती है? 46 होती है। टोटल 23 पेयर होते हैं। प्रश्न संख्या 6, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? इसका सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में हुआ था। प्रश्न संख्या 8,
भारत में लौह अयस्क में सर्वाधिक भंडार किसका है? इसका उत्तर है हेमेटाइट। लौह अयस्क का और क्या है? लौह का अयस्क जो है हेमेटाइट है। हेमेटाइट से ही लोहा प्राप्त होता है। यह इसका लोहे का अयस्क हेमेटाइट है। इसका सबसे ज़्यादा भंडार है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है लोथल से हमको डकयार्ड मिला है, बंदरगाह का अवशेष मिला हुआ है लोथल से, जो गुजरात में है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो को माना जाता है इसका जनक। प्रश्न संख्या 11। विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा पठार है? पमीर या तिब्बत का पठार? प्रश्न संख्या 12। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जैसा कि आप जानते भी हैं, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आगे देख लेते हैं वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। और तेल से, यहाँ पर वनस्पति तेल से घी बनाने के प्रक्रिया को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। यह भी याद कर लीजिए। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका सही उत्तर है मिहिर सेन, जैसा कि आप जानते भी हैं। प्रश्न संख्या 15। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? इसका सही उत्तर है 746 वाट। एक हॉर्स पावर 1 HP 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। इसे याद कर लीजिए। पानी के बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से पानी जो है अपने सबसे न्यूनतम शेप में, अर्थात सबसे न्यूनतम शेप किस आकृति का होता है? गोला। गोला सबसे न्यूनतम आकृति होती है। अतः सरफेस टेंशन की वजह से पानी या वर्षा की बूंदें गोले होती हैं। प्रश्न संख्या 17। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नियान। नियान जो है आर्टिफिशियल फर्स्ट बनाया गया मानव द्वारा रेशा है, जबकि कृत्रिम रेशा के रूप में इसे जाना जाता है, जबकि प्राकृतिक रेशा है कपास। प्रश्न संख्या 18। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? अगर आपको इको सुनना है घर में तो आपकी और दीवार की डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए। ये सही इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 19। ओरल रिहाइड्रेशन विलयन, जिसे शॉर्ट में ORS बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, हिंदी में ओरल रिहाइड्रेशन विलयन बोलते हैं, का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो दस्तों के उपचार में। जब आदमी को डायरिया होने लगती है तो बॉडी से नमक और पानी की कमी हो जाती है, इसलिए इस घोल को दिया जाता है। उसमें नमक का विलयन रहता है उसमें, और पानी में घोल कर दिया जाता है ताकि आपको आपकी बॉडी में जो पानी की कमी हो गई है उसको पूरा किया जा सके यहाँ से। प्रश्न संख्या 20। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में, वैक्यूम में? वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इसमें है बैगनी, और सबसे कम होता है रेड का, लाल का। इसीलिए खतरे के सिग्नल रेलवे में या कहीं भी लाल रंग से लाल रंग के बनाए जाते हैं, ताकि उसका कम से कम प्रकीर्णन हो, कम से कम बिखराव हो। तो सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का और सबसे कम होता है लाल रंग का। याद कर लीजिए इसे। प्रश्न 22। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर से, जैसे आप जानते भी हैं। प्रश्न संख्या 23। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए।
प्रश्न संख्या 24, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? इसका सही आंसर है मंगल पांडे, जैसा आप जानते भी हैं। प्रश्न संख्या 25, केवल एक ही तत्व से बना बहुमूल्य जेम स्टोन कौन सा है? हीरा है, इसमें एक ही तत्व केवल बन कर आता है। प्रश्न संख्या 26, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? इसका सही उत्तर है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 27, 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है तात्या टोपे और नाना साहब ने किया था। प्रश्न संख्या 28, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? यह भी पूछा जाता है। रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। प्रश्न संख्या 29, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब से अपनाई गई है? अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा तीनों का योगदान है, तीनों हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह वर्ष 1948 से शुरू किया गया इसको। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? जैसा कि आप जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह ने किया था। आरा के रहने वाले थे, आरस। प्रश्न संख्या 31, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफर ने। प्रश्न संख्या 32, 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर है बेगम हजरत महल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से किसने नेतृत्व किया था? जैसा कि आप जानते भी हैं, रानी लक्ष्मीबाई। प्रश्न संख्या 34, घेंघा अर्थात ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर है थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन से आयोडीन निकलता है। थायरॉक्सिन एक इंसुलिन है जिसकी कमी से आपको घेंघा रोग होता है। प्रश्न संख्या 35, 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद और बनारस का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है लियाकत अली ने। अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए, जो जानते हैं तो अच्छी बात है, उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि हम प्राय एग्ज़ाम में गलती कर देते हैं, इसलिए इसका बार बार रिवीजन कीजिए। और जो नहीं जानते हैं उसको कृपया डायरी या नोटबुक में नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 36, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी है? 1857 लिखी है बी.डी. सावरकर ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न 38, बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पकड़ा गया था? कहाँ से पकड़ा गया था? हुमायूं के मकबरे से अंग्रेजों ने पकड़ा था। 1857, प्रश्न संख्या 39, 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, यह किसके वचन था? किसने कहा था यह? इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स ने कहा था। प्रश्न संख्या 40, भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, यह किसने कहा था? यह कहा था ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज, एक आईएएस अधिकारी थे जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न संख्या 41 है। यह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी गोवा की राजधानी है पणजी, यह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर है मणिकर्णिका, आप जानते भी हैं, फिल्म भी बनी है इस पर।
प्रश्न संख्या 43, 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? इनको रंगून भेज दिया गया था, जो बर्मा में है। म्यांमार अभी जिसका नाम है, बर्मा की नवीन नाम, अभी नया नाम म्यांमार है। प्रश्न संख्या 44, इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसके सही आंसर है 1857 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 46, कैंडी शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर है गोल्फ से है। कैंडी शब्द गोल्फ में यूज होता है। प्रश्न संख्या 47, 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? आपको जैसे मालूम है, कमल और चपाती के द्वारा मैसेज दिया जाता था। प्रश्न संख्या 48, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, ताकि पीछे का दृश्य विस्तृत दिखाई दे। प्रश्न संख्या 49, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में बहुत तरह के डेंसिटी वाले लेयर हैं, जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। इसके कारण तारे जो हैं टिमटिमाते दिखाई देते हैं। वायुमंडल में बहुत तरह की गैसेज हैं, जिसका घनत्व अलग अलग है, जिसके कारण प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर, और तारे इसलिए टिमटिमाते दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राइमरी रंग किसे कहा जाता है? इसको लाल, हरा और नीला को, और जो बाद में मिलाकर बनाया जाता है इन सबको, उसको सेकेंडरी या द्वितीय कलर रंग बोला जाता है। सेकेंडरी कलर या द्वितीय रंग बोला जाता है। प्रश्न संख्या 51, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है भारत पाकिस्तान के बीच में। नोट कर लीजिए अगर नहीं जानते हो तो। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही उत्तर है हीलियम। हीलियम जो है हल्का गैस है, इसलिए इसको भरा जाता है। इसका कोड He है हीलियम का। प्रश्न संख्या 53, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का प्रयोग होता है? जो तार की सोल्डरिंग की जाती है इलेक्ट्रॉनिक सामान में, उसमें टांका में जो है टिन और शीशा लगा रहता है, बना रहता है, टिन और शीशा का बना रहता है। प्रश्न संख्या 54, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? यह आँख से है। ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? जैसा कि आप जानते भी हैं, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। प्रश्न संख्या 56, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 29 अगस्त को। प्रश्न संख्या 57, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? काफ़ी फेमस बुक है। इसका सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने बताया है कि स्पीसीज की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसमें इन्होंने विस्तार से बताया है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डिटेल्स में इन्होंने बताया। इसकी सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। प्रश्न संख्या 58, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ये ओर है सिनेबार, ये पारा या मरकरी का अयस्क है, इसी से पारा निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 59, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? जी कितना पानी मिलाया है गया है दूध में, इसके लिए लैक्टोमीटर। लैक्टो मीन्स होता है दूध, और मीटर मीन्स होता है मीटर, नापने वाला। दूध को नापने वाले को क्या बोलेंगे? लैक्टोमीटर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह नाभिकीय संलयन पर। एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। एटम बम होता है नाभिकीय विखंडन पर, यह हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय संलयन पर, और सन की ऊर्जा भी नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होती है।
प्रश्न संख्या 61, प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 62, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? अर्थात लीवर के ऑयल में मछलियों के विटामिन डी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 63, होल्कर ट्रॉफी किस प्रतियोगिता से संबंधित है? यह है ब्रिज प्रतियोगिता से। प्रश्न संख्या 64, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? यह है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन में 22 से ज़्यादा कंट्री शामिल है। प्रश्न संख्या 65, फुटबॉल के खिलाड़ी पेले को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उनका अन्य नाम ब्लैक पर्ल भी बोला जाता है। तो साथियों, ये रहा 65 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें से कुछ आप जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। आप उसे नोट कर लीजिए, जिसे आप जानते हैं उसे रिवाइज भी कर लीजिए। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह नौकरी तथा सामान्य अध्ययन की तैयारी से संबंधित प्रश्नों उत्तर का सम्मिलित वीडियो आपको काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। यदि यह मेरे वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार साथियों, बेरोजगार संबंधियों को अवश्य शेयर कीजिए। जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। यदि आप भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। साथियों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है। साथियों, मुझे भी इस वीडियो को बनाने में, हिंदी में बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, जो मैं इसलिए बनाता हूं कि मैं आप सबका सहायता कर सकूं। तो आप भी मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करके तथा उनसे भी सब्सक्राइब करके मेरा भी सहायता कीजिए। मैं भी आपके सफलता तक आपका सहायता करता रहूँगा। साथियों, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरे इस लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं तथा आप सबका शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नए अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।